आज हम बात करेंगे जापान के बारे में। जापान के बारे में हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें देखा था कि किस प्रकार से जापान आधुनिक शक्ति बनने के बाद, या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं मेजी रेस्टोरेशन के बाद, किस तरह से वो एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में आगे बढ़ता है, जिसकी शुरुआत कोरिया के प्रश्न से होती है। और कोरिया के प्रश्न पे ही पहला जो चीन और जापान के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप यानी 1895 में जो शिमोनोत्सकी संधि होती है, और उस संधि में लियाओतुंग खासकर द्वीप के बारे में हम बात करेंगे कि लियाओतुंग का जो द्वीप था वो फ्रांस, जर्मनी और रूस की वजह से छोड़ना पड़ा उसे, इंग्लैंड को, सॉरी जापान को। तो उस समय जापान ने फील किया कि जब तक उसका कोई पश्चिमी देश सहयोग नहीं करेगा तब तक एक तरह से उसकी वो कहते हैं ना कि औपनिवेशिक ताकत बनने की जो पावर है या फिर एक तमन्ना है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए उसने 1902 में रशिया के साथ, सॉरी इंग्लैंड के साथ उसने समझौता किया। ये पहला समझौता था एशिया के संदर्भ में जहां पर किसी पश्चिमी ताकत ने एशिया के देश के साथ मिलकर बराबरी के स्तर पर समझौता किया था। और उस बराबरी के समझौते के बाद जो सबसे बड़ा एक तरह से हम देखते हैं बदलाव आया कि 1904 और 5 की जो चीन और जापान का युद्ध होता है उसके बारे में हम उस दिन बात कर रहे थे। किस प्रकार से उस समय का एक कार्टून छपा जिसमें जापान को एक छोटी सी गिलेरी और रशिया को एक हाथी के रूप में दर्शाया गया, और वो गिलेरी एक तरह से हाथ में थोड़ा लेकर, मैं थोड़ी देर में लूंगा, हाथ में थोड़ा लेकर उस हाथी को कंट्रोल कर रही है। जिस तरह से महावत होता है, अपने पैरों से वो हाथी के यानी मस्तिष्क के ऊपर उसको मार मार के, या फिर एक तरह से हम कहते हैं ना कि जो भी तरीका होता है उस तरीके से वो करता है, उसको कंट्रोल करता है। मेन बात ये आती है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जापान ने एक तरह से इतने बड़े पश्चिमी ताकत, हालांकि जो अंदर से खोखला हो चुका था रूस उस समय पर, क्योंकि एक तरह से जार का जो निरंकुश शासन वहां पे फैलता है, उस निरंकुश शासन की वजह से एक तरह से रूस अंदर से खोखला हो चुका था, जिसका फायदा जापान उठाता है। जापान उसे भूमि में, समुद्र में, सब जगह उसको हराता है। और उस हराने के बाद फिर हम कह सकते हैं कि भाई निर्विवाद रूप से जापान एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में सामने आता है। और उसका सबसे बड़ा जो कहते हैं ना प्रदर्शन, वो हमें देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को हराने के बाद एक तरह से जापान चीन के सामने 21 मांगे रखता है, और 21 मांगों को उसने ना मतलब 5 भागों में बांटा था, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई पहली जो मांग थी सांतुंग से थी, दूसरी मंचूरिया और पूर्वी आंतरिक मंगोलिया से थी। मंगोलिया वो हिस्सा था जिसके प्रश्न पर ही जापान और रूस का युद्ध हुआ था। तीसरी जो मांग थी कोयला और लोहे संबंधी सुविधाओं उसके बारे में थी, यानी जापान को चीन से लोहा और कोयला जो उससे अपनी इंडस्ट्री के लिए चाहिए था उसके संदर्भ में थी, यानी वहां पर उसको सुविधाएं मिलें। और चौथी मांग थी खाड़ी के बंदरगाहों की और किनारों के देशीकरण की, यानी जो बंदरगाहें थी वहां पर भी जापानी जो व्यवस्था है उसको कोई आंच ना आए। और पांचवी थी जापानी परामर्शदाताओं की नियुक्ति से और जापानी शस्त्रों के बिक्री, धार्मिक प्रचार, पुलिस नियंत्रण और आर्थिक प्रभाव के बारे में, यानी एक तरह से विस्तृत थी पांचवी, जो एक तरह से हम कह सकते हैं। यानी हर प्रकार की जो गतिविधियां अब जापान के हिसाब से चीन में चले, तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। और इन सिद्धांतों को जिस तरह से एशिया का मुनरो सिद्धांत कहते हैं, मुनरो अमेरिका के राष्ट्रपति थे,
और उन्होंने घोषणा की थी कि मतलब भाई जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, इसके ऊपर कोई भी दूसरी ताकत यानी जो अमेरिका की नहीं है अगर हस्तक्षेप करती है तो वो अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप होगा। तो उसे मुनरो सिद्धांत बोलते हैं। यानी एक तरह से वो अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके दूसरे क्षेत्रों पर कहते हैं ना कि प्रभाव जमाते हुए वहां पर दूसरों की यानी किसी बाहरी शक्ति की, खासकर पश्चिमी शक्तियों की प्रवेश को रोकने का प्रयास है। तो वैसा ही प्रयास यहाँ पर चीन में जब जापानी परामर्शदाता नियुक्ति वहां पर हो जाएगी और उसके आधार पर ही दूसरे लोगों के साथ व्यवहार किया जाएगा। ये वैसा ही था जैसा हम ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सहायक संधि की, तो सहायक संधि में एक सबसे बड़ी जो बात थी वो थी अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति। और उस नियुक्ति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात हमें दिखाई पड़ती है वो ये रहता है कि भाई किस प्रकार से वो अंग्रेजी रेजिडेंट उस सारी व्यवस्था को कंट्रोल करेगा। यानी कौन व्यक्ति यहाँ पर नियुक्त होगा, किसको परमिशन देनी है कोई फैक्ट्री खोलने की, किसको नहीं देनी है, वो सारी बातें वो लोग करेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। यानी वैसा जिस तरह से इसी माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के जो उसमें के राज्य थे, चाहे वो हैदराबाद था, चाहे वो अवध था, चाहे वो बंगाल था, जितने भी थे सबको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो वैसे ही कोशिश हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से जो ये चीजें मांगी एक तरह से मांगी गई, इसके बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री ब्रिया कहते हैं अमेरिकी सरकार किसी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं कर सकती है जिससे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संधियों द्वारा प्राप्त अधिकारों का चीन की राजनीति अथवा प्रादेशिक अखंडता और मुक्त द्वार नीति का हनन होता है। हालांकि इसका विरोध अमेरिका करता है, फिर भी जापान चीन को युद्ध की धमकी देकर के 26 मई 1915 को 2 संधियों पर हस्ताक्षर करवा लेता है और एक तरह से उसके दक्षिणी मंचूरिया और आंतरिक मंचूरिया पे उसे अनेक विशेष सुविधाएं मिल जाती हैं। और इसके बाद फिर पेरिस शांति सम्मेलन होता है और वहां पर जापान को बुलाया जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद शक्ति संतुलन बनाने के लिए कोशिश की गई थी पश्चिमी शक्तियों में। और इस पेरिस सम्मेलन में जापान की बेइज्जती की जाती है, क्योंकि अभी तक भी जो पश्चिमी शक्तियां थी, भले ही वो रूस को जापान ने हरा दिया था, मगर वो पश्चिमी शक्तियां अभी भी जापान को उनको बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहती हैं, जिस तरह से पश्चिमी शक्तियां बराबरी का अधिकार पे खड़ी थी। तो जापान को वो कोई अधिकार ऐसा नहीं देना चाहती हैं जिससे एक तरह से वैसी बात दिखाई पड़े। तो यहाँ पर इस शांति सम्मेलन में, जिसकी हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से जो चीन में रियायतें मिली थी जापान को, वो सारी रियायतें इस पेरिस शांति सम्मेलन में छोड़नी पड़ती और उसे ये एक तरह से एहसास करवाया जाता है कि जो एशियाई ताकतें होती हैं वो कभी भी औपनिवेशिक ताकत नहीं बन सकती। तो इस कहते हैं ना कि इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है जापान की राजनीति के ऊपर, जापान की विदेश नीति के ऊपर खासकर। और यही एक तरह से माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं ना कि जापान एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा, तो उसके पीछे पेरिस शांति सम्मेलन की बहुत बड़ी भूमिका है। तो हम बात करेंगे फिर एक तरह से जापान 2 विश्व युद्धों के बीच में किस तरह से आगे बढ़ता है, और ये बड़ा एक तरह से महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले एक वाशिंगटन सम्मेलन होता है 1922 को। इसमें भी जापान के साथ बर्ताव ठीक नहीं किया जाता है और काफ़ी एक तरह से जो कहते हैं कि जंगी जहाज़ों का मामला था, या एक तरह से वो अनुपात तय किया जाता है, जिसमें ये था कि भाई सम्मेलन में अगर युद्ध सामग्री का अनुपात रखा जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड, इन दोनों को 5-5 और जापान को 3 के अनुपात में, यानी कोई भी सामग्री रखनी है, चाहे जंगी जहाज हैं कुछ भी हैं, तो 5-5 और 3
यानी जो पश्चिमी ताकतें हैं उनके पास ज़्यादा हथियार होंगे बजाय कि एशिया ताकतों के पास। और एक तरह से जो 9 संधियों की यहाँ पर 9 राष्ट्र बुलाए गए थे और यहाँ पर चीन की अखंडता का वचन लिया गया सभी देशों से। और जापान को शांतुंग का क्षेत्र चीन को वापस करना। यहाँ पर भी एक तरह से जापान के साथ हम कह सकते हैं कि भाई दिक्कत होती है। और वाशिंगटन सम्मेलन में कहते हैं कि भाई एशिया के इतिहास का मोड़ का बिंदु माना जाता है, परंतु इसका चीन कोई फायदा नहीं उठा पाया। और इसके 10 सालों के बाद भी जापान का एक तरह से हम कह सकते हैं कि साम्राज्य विस्तार का सिलसिला जारी रहता है। अब एक महत्वपूर्ण जो हम बात करते हैं जिसके हम कहते हैं पैन एशियाटिक स्कीम, यानी जापान की जो पैन एशियाटिक स्कीम थी वो क्या थी। यानी जापान ने किस तरह से पूरे एशिया को जीतने की बात रखी। तो वो जो एक महत्वपूर्ण जो बात थी उसको हम कहते हैं तनाका स्मरण पत्र। बैरन तनाका अप्रैल 1927 में जापान का प्रधानमंत्री बनता है और वो कहता है कि शक्ति के माध्यम से हमें जापान को पूरे विश्व में एक तरह से स्थापित करना है। जुलाई 1927 में जापान के सेना अध्यक्षों वित्त और युद्ध विभाग के प्रतिनिधियों के सामने एक सम्मेलन रखा गया और उस सम्मेलन में बैरन तनाका का ये यानी जिसके कहते हैं तनाका मेमोरियल या तनाका स्मरण पत्र जारी किया गया, जिसमें यह था कि 25 जुलाई को ये सारी बात होती है और जापानी जो सम्राट था उसकी सेना के सामने इसको प्रस्तुत किया गया। और इसमें एक तरह से हम कहते हैं कि अभी तक जिस तरह से मंचूरिया, कोरिया और चीन में एक तरह से जो हित दिखाए गए थे, सिर्फ उनकी बात नहीं करते हैं बल्कि कहते हैं कि भाई संपूर्ण एशिया और दक्षिण सागरीय जो क्षेत्र हैं, देश हैं, उनको भी जीता जाएगा। यानी उनको जीतना भी जरूरी है जापान की औपनिवेशिक शक्ति बनने के लिए। और इसके साथ साथ जो वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो हम अमेरिका को भी हराएंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना कि अपमान की भावना इसे वाशिंगटन सम्मेलन में मिली, उससे कहीं मतलब वो कहते हैं ना कि उसने एक तरह से जापान को अग्रेसिव के तौर पर दिखा दिया। तो तनाका जो स्मरण पत्र है जिससे हम जो पैन एशियाटिक स्कीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, उस हिस्से में इसका जापान के इतिहास में वो स्थान है जो जर्मनी के इतिहास में मीन कैंप का है, जो हिटलर की आत्मकथा थी। और जब हिटलर एक तरह से चांसलर बनता है जर्मनी का, तो जर्मनी का चांसलर बनने के बाद मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष जो कि एक तरह से आत्मकथा है, वो पूरे जर्मनी के लिए एक बाइबल बन जाती है, या फिर कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण किताब बन जाती है जिसके आधार पर ही सारी नीतियां बनती हैं। तो वही स्थान तनाका स्मरण पत्र का जापान के इतिहास में देखने को मिलता है। तो 1931 में जापान ने तनाका स्मरण पत्र के आधार पर कार्य करना शुरू कर दिया और अगले 10 सालों में और एक तरह से जापान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बढ़ता है। और तनाका स्मरण पत्र भी ही एक वो आधार भी तय करता है जिसको हम कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध का भी। अगर द्वितीय विश्व युद्ध के अगर महत्वपूर्ण कारणों की बात की जाती है तो उसमें तनाका स्मरण पत्र का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये एक तरह से साथ साथ चलती चीजें। और सबसे पहले 1931 में मंचूरिया के ऊपर आक्रमण करता है और 1931 साल के अंत तक सारे मंचूरिया के ऊपर कब्जा हो जाता है। और 18 फरवरी 1932 को जापान ने मंचूरिया मंचुको नामक एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और इसका एक तरह से भूतपूर्व सम्राट, चीन का भूतपूर्व सम्राट पीयू, उसको एक तरह से शासक नियुक्त कर दिया। 15 सितंबर 1932 को जापान ने मंचुको को मान्यता देती एक नए देश को। परंतु एक तरह से जो इसका शासन प्रबंध था, भले ही चीन का सम्राट जो भूतपूर्व सम्राट था उसके अधीन था, मगर जो जापानी अधिकारी थे वही संभालते थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जापान का जो साम्राज्य विस्तार होना था उसमें पहले कठपुतली राज्य की स्थापना की गई और
जापान ने जो 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना होती है, उस राष्ट्रसंघ के निर्देशों की भी तरह से उल्लंघना यहाँ पर करते हुए 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी छोड़ दी। तो ये क्योंकि राष्ट्रसंघ की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी कि भविष्य में कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, मगर उसके नियम इतने कारगर नहीं थे और इसीलिए जापान उन इसकी सदस्यता को छोड़ने पर कोई खास असर जापान के ऊपर पड़ता भी नहीं है। और मंचूरिया के कांड के बाद हम कहते हैं कि इस विश्व में एक नया मोड़ आ जाता है विश्व इतिहास में। और इस तरह से न केवल उसने जो वाशिंगटन सम्मेलन, एक तरह से सिर्फ राष्ट्रसंघ की बात, सदस्य छोड़ने की बात, बल्कि 9 राष्ट्र सम्मेलन की संधि थी चीन के ऊपर, चीन के बारे में, उससे भी एक तरह से तिलांजलि जापान देता है। इस तरह से अमेरिका, रूस और अन्य देशों ने जापान की निंदा की, परंतु वे उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने का साहस नहीं कर सके। ईएचकार ने इस घटना का मूल्यांकन करते हुए लिखा कि जापान द्वारा मंचूरिया विजय प्रथम विश्व युद्ध के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीमा चिन्हों में से एक थी। यानी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर देशों को जीतने की कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें मंचूरिया पर विजय एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी। 1937 से पहले हम बात करेंगे 1936 की। एंटी कोमिंटर्न पैक्ट होता है, एंटी कोमिंटर्न पैक्ट होता है। ये साम्यवाद विरोधी समझौता था। 1936 में जापान इस पर साइन करता है। अभी तक अगर हम बात करते हैं साम्यवाद की, तो 1917 की रूसी क्रांति के बाद रूस में दूसरा शासन प्रणाली लागू होती है जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। और साम्यवाद पूंजीवाद का घोर विरोधी था। और अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां पूरा जोर देती हैं कि भाई विश्व में साम्यवादी विचारधारा न फैले। अगर साम्यवादी विचारधारा फैलेगी तो उनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि जो एक तरह से जो पूंजीवादी विचारधारा के ऊपर अर्थव्यवस्था है वो ठप हो जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी। क्योंकि साम्यवाद में व्यक्तिगत पूंजी का स्थान नहीं होता है, बल्कि एक तरह से सामूहिक संपत्ति या सामूहिक पूंजी का स्थान होता है, जिसके ऊपर उस राज्य के या उस देश के लोगों का अधिकार होता है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो साम्यवाद को फैलने से रोकने का सारे काम करते हैं सारे देश। और जापान इस समय जो एक तरह से चीन, जापान, जर्मनी और इटली ने जो एंटी कोमिंटर्न यानी साम्यवाद को फैलने से रोकने का जो समझौता था उसमें वो लोग शामिल थे। 1936 में जापान भी उसमें शामिल हो जाता है। और जापान के शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा जापान को यह मिलता है कि साम्यवाद का प्रसार रोकने में अब उसको मुख्य सहमति मिल जाती है उसके कार्यों से। यानी अब अमेरिका को कोई समस्या नहीं है जापान जो भी कार्रवाई करे, फ्रांस को भी नहीं है, इंग्लैंड को भी नहीं है। यानी जो प्रमुख शक्तियां हैं उस समय पर एंटी कोमिंटर्न पैक्ट में शामिल होने के बाद अब वो एक तरह से एक सहयोगी के भावना से देखती है जापान। हालांकि स्पष्ट नीतियां नहीं होती हैं, स्पष्ट संधियां भी नहीं होती हैं इस बारे में, मगर उसका फायदा ये होता है कि जापान जो कार्रवाई करेगा उसको ये जो शक्तियां थी अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये उसको अनदेखा करना शुरू कर देती है। जो सबसे पहली घटना 1937 में होती है, जब 1937 के सामने एक तरह से चियांग काई शेक जो चीन का राष्ट्रपति था, वो चीन के अंदर साम्यवाद के प्रसार को रोकने में लगा हुआ था। और वहां पर एक तरह से उसमें जापान चीन के सामने अपने एक मांगे रखता है और चीन के सामने एक तरह से आक्रमण रखता है, चीन के ऊपर आक्रमण करता है। और इस आक्रमण में चीन 1937 में जो घटना होती है उसमें चीन हार जाता है, क्योंकि जो चियांग काई शेक की जो शक्ति थी वो साम्यवाद को दबाने गया, जिसका मुख्य नेता माओ से तुंग था, तो उसको दबाने में लगी हुई है। तो यहाँ पर एक तरह से हम देखते हैं कि भाई दिसंबर 1937 में
जापानी सेनाओं ने नैंकिंग के ऊपर अधिकार कर लिया। और मई 1938 में जापानी सेनाओं ने सूचो पर विजय प्राप्त कर ली। अक्टूबर 1938 में चीन की राजधानी हैंगको पर अधिकार कर लिया। और मार्च 1940 में चीन व जापान के बीच समझौते द्वारा वेंग चिए वेंग को नैंकिंग का शासक बना दिया गया, जो जापान का एक तरह से कठपुतली था। और बाकी जो क्षेत्र थे वहां पर चीन के जो राष्ट्रपति था उसका चैंग kai शेक उसका आधिपत्य रहता। यानी चीन के अंदर एक तरह से हम एक छोटा सा शासन जापान का स्थापित हो जाता है। और फिर इसके बाद फिर हम बात करते हैं, जब दूसरे 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद जापान अपना विस्तार धीरे धीरे दक्षिणी एशियाई देशों में करने लग जाता है। और 1942 तक वो भारत तक पहुंच जाता है। सिंगापुर जो मलावा क्षेत्र थे, सिंगापुर को जीतता हुआ वो इधर भारत तक पहुंच जाता है। और इसी बीच एक घटना होती है 7 दिसंबर 1941 को, जब जापान अमेरिका की बंदरगाह, आप सभी जानते होंगे कौन सी बंदरगाह थी भाई? वो पर्ल हार्बर के ऊपर आक्रमण करता है। और बहुत भयंकर एक तरह से आक्रमण था, ये नेस्तना नाबूद कर देता है। और यहाँ पर जापान के बारे में कहा जाता है कि जापान ने अब उस घटना का बदला लिया है जो 1853 चमन में कमोडोर पेरी द्वारा जापान को धमकाया गया था, डंडा दिखाया गया था। उसका बदला उसने 1941 में लिया। हालांकि 1941 तक अमेरिका युद्ध में शामिल नहीं था, मगर इस घटना के बाद अमेरिका युद्ध में शामिल हो जाता है। और फिर एक तरह से जो मित्र राष्ट्र थे जिसके बारे में हम बात करते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड, वो अब एक तरह से साथ मिल जाते हैं अमेरिका उनके साथ में जाता है। और फिर उसके बाद से फिर जर्मनी, इटली और जापान हारना शुरू कर देते हैं। और जापान और इटली के समर्पण करने के बाद जब जापान समर्पण नहीं करता है तो जापान के ऊपर 2 बम गिराए गए, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। और उसके बाद फिर 14 अगस्त 1945 को जापान ने एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ जापान की औपनिवेशिक शक्ति के रूप में जो यात्रा थी वो समाप्त हो जाती है। और एक तरह से हालांकि उसने पूरे एशिया के ऊपर एक तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया था, मगर इस घटना के बाद जापान एक तरह से औपनिवेशिक शक्ति के रूप में दोबारा सामने नहीं आता है। और ये बम गिरने बाद, यानी परमाणु बम गिरने के बाद काफी दिनों तक एक तरह से अमेरिका के विरोध में, अमेरिका के नियंत्रण में रहता है जापान। और इसी के साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई फिर भी अमेरिका के लोगों ने साहस नहीं खोया। अभी कुछ दिन पहले एक फोटो आई थी जिसमें एक था कि बच्चा अपनी पीठ पर अपने छोटे भाई को ले खड़ा है जो मर चुका है, और उसके वो कहते हैं ना क्रीमेशन के लिए वेट कर रहा है, वो लाइन में खड़ा है। वो अधिकारी उसे कहते हैं कि भाई नहीं, ले हमें दे दे। वो कहता है कि कोई टुकड़ा नहीं है, ये मेरा भाई है, मैं ही इसका क्रीमेशन करूंगा, मैं ही इसका अंतिम संस्कार करूंगा। तो जो पिक्चर है वो पूरे जापान के लिए लड़का अपने होठों को बीचे हुए, यानी पूरे वो कहते हैं ना कि चाहे उसको गुस्सा है या फिर एक तरह से पूरी ताकत के साथ खड़ा है। सारा मुश्किल से 8-9 साल का लड़का दिखाई पड़ता है। तो वो जो एक तरह से बात रखी जाती है, यानी किस तरह से जापान, हालांकि भले ही परमाणु बम गिरे हैं क्योंकि उनका उसमें जापान के पास कोई जवाब नहीं था, मगर जो आत्म समर्पण और आत्म इच्छा की जो भावना होती है, इच्छा शक्ति की जो भावना होती है, उससे जापान लबालब था। और आज भी जापान अपनी इन्हीं ताकतों की वजह से, जो आंतरिक ताकत जापान को मजबूत बनाती हैं, और वो लोग किसी भी बात से निराश नहीं होते हैं, तो जापान फिर
धीरे धीरे शीघ्र ही एक बड़ी शक्ति के रूप में फिर सामने आता है। हालांकि अब वो औपनिवेशिक शक्ति नहीं है, मगर विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में सामने आता है। इसमें कोई ऐसी बात हो या हमारे आज के लेक्चर में अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। बताओ भाई। कोई बोलेगा? ये सिर्फ रोल नंबर डालने से बात थोड़ी बनेगी। आप लोग क्लास में तो मगर बोलते क्यों नहीं हो? या तो ये कह दो कि नहीं समझ में आया सर। पिंकी बताओ भाई। क्या किसी को आवाज सर नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास से। और किसको आ रही है भाई आवाज? सर क्लियर नहीं आ रही। बताइए बतेरी, कुछ है समझ में? सर आज यस सर समझ में तो आ गया। सर समझ चलो में तो ठीक है। आ गया, पर आज आवाज कट कट की आ होती। मैं नहीं सोची मेरा रेंज की प्रॉब्लम है।